जीएमआर एयरपोर्ट हम देख रहे हैं कि 100 रुपये के आसपास तक गया, फिर वहां से फिसला, फिर से हमने शुक्रवार को इसमें तेजी बनते हुए देखी। एक पॉजिटिव खबर आई है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर कि जुलाई में पैसेंजर्स की संख्या में करीब करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सर, जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में आप राय दीजिए। कैसा लग रहा है आपको शेयर और इसका कारोबार? अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ऐसे तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की तो राय नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, खास करके जो सरकार के तरफ से उड़ान और उड़ान 2.0 जमीनी स्तर पर लागू किया, हमने ये भी देखा है कि पिछले 10 सालों में किस प्रकार से अलग अलग छोटे मझौले शहरों को जोड़ने का प्रयास किया है सरकार ने हवाई यात्रा के द्वारा। तो और अगर आने वाले समय में जिस प्रकार से ये ऑपरेट करते हैं एयरपोर्ट्स, अगर ये संख्या बढ़ती है तो जो परिस्थिति थी बैलेंस शीट की, उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। क्योंकि एक समय पर ये मेरे ख्याल से लोअर सिंगल डबल डिजिट स्टॉक हुआ करता था, और फिर सुधार हुआ। कुछ कारोबार थे उनको अलग करके बेच दिया, मुख्य कारोबार था उस पर जोर दिया। तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारे लिए टिप्पणी करना मुश्किल होगा क्योंकि कवरेज नहीं है। अप्रोच क्या कुछ फैक्टर्स जो हैं वो प्ले में हैं, वो गौरांग जी ने हमें समझाया। पर इसके अलावा अगर हम गौरांग जी बात करें तो देखिए, सुबह से हमने कई सारी जो न्यू एज टेक कंपनीज हैं उनकी भी चर्चा कर ली है। और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट फिर से लौटता हुआ दिखा है? क्योंकि आप देखिए, जोमैटो में ज़बरदस्त मूव है, पीबी फिनटेक अच्छा चाल दिखा रहा है, पेटीएम के शेयर में फ्राइडे को ही काफ़ी अच्छा मूव था। साथ ही न्यूली लिस्टेड कंपनी जो कि ऑटो और टेक दोनों मिक्स्ड है, ओला, वो भी सर्किट पे जो है लगातार हम देख रहे हैं कि वो स्टॉक फ्रीज हो रहा है। क्या नजरिया रखते हैं आप इन न्यू एज टेक कंपनीज पे, और आपकी टॉप बेट्स यहाँ पे कौन सी हैं गौरांग जी? धन्यवाद सृष्टि जी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो इतिहास और वास्तविकता हमारे समक्ष है। खास करके एक कंपनी जिसका आपने नाम लिया, वो है जोमैटो। मेरे ख्याल से हमने हमारे चैनल 18 स्वदेश पर जब ये लिस्ट होने वाला था, 76 के आसपास मेरे ख्याल से इसका भी फ्लोर प्राइस था, जिस प्रकार से ओला इलेक्ट्रिक का 76 का फ्लोर प्राइस था। और दोनों में ही, ओला इलेक्ट्रिक और जोमैटो में, हमने आईपीओ के समय भी चर्चा की थी। आईपीओ के पहले, आईपीओ के पश्चात, लिस्ट होने के बाद जो इतिहास रहा है, 76 का स्टॉक जोमैटो का मेरे ख्याल से 140-150 तक गया, और फिर आईपीओ के भाव के नीचे फिसला क्योंकि नतीजे बहुत नकारात्मक आए थे। फिर से हमने तभी उसी समय राय दी थी कि अगर निवेश है तो बने रहे, अगर नहीं है तो कर सकते हैं। और आज अ, ये सुन के अच्छा लगता है कि लोग 325-350 के लक्ष्यांक लेके आ रहे हैं। तो कवायद तभी भी थी आईपीओ के समय पर, उसके बाद जब वो गिरा आईपीओ के नीचे तभी भी कवायद थी, आज के तारीख में भी है। और हमारा जो एक दृष्टिकोण था सृष्टि के ब्लिंकिट से योगदान, जो कि एक बहुत भारी बोझ के रूप में बैलेंस शीट पर बैठ रहा था, अब वो कमाऊ बेटा हो चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से योगदान दे रहा है। तो आज के तारीख में भी निवेश की राय है। ओला इलेक्ट्रिक में अगर आईपीओ में निवेश किया है तो बने रहे। एक ही दिक्कत है, सर्किट पे सर्किट लग रहा है। वास्तविकता अब शायद लोग ये भूल रहे हैं कि इनकी बैलेंस शीट पर 1500 करोड़ का नुकसान है, जिसको मेरे ख्याल से निकालने के लिए इनको कम से कम 1.5-2-3 साल लगेंगे, और फिर मुनाफे में आएगी कंपनी। तो ये जो सर्किट पे सर्किट चलता है ना सृष्टि, तो मुझे थोड़ा बहुत भय लगने लगता है। लेकिन हाँ, अगर आईपीओ का निवेश है तो बने रहे। उसी तरीके से पेटीएम का भी इतिहास हमारे समक्ष है। परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समय लगेगा सुधार होने के लिए। सभी न्यू एज टेक कंपनीज पे गौरांग जी ने राय दी। ओला इलेक्ट्रिक, साथ ही जोमैटो और पेटीएम, ये तीनों ही काउंटर्स पे नजर रखे, और गौरांग जी ने भी अपना नजरिया शेयर। इलेक्ट्रिक हाल की लिस्टेड कंपनी और अपनी आईपीओ भाव से 75-80% के आसपास की तेजी ऑलरेडी ये शेयर दिखा चुका है। गौरांग सर, ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी जो बाइक जो लॉन्च की है ना, रोडस्टर सीरीज वाली, प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव है। 75,000 रुपये में बताइए बाइक, मतलब
उसके पहले जो बाइक्स मिल रही थी, जो सबसे जो सस्ती बाइक थी, उसकी कीमत थी 1,10,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं एक हलचल सी मचा दी है उस स्पेस में आकर ओला इलेक्ट्रिक ने। आप इस भाव पर अब कैसे देख रहे हैं सर? जरा वैल्यूएशन के हिसाब से बताइएगा कि क्या अभी भी ये ठीक भाव पर है, या फिर चूंकि बहुत चल गया है तो अब थोड़ा सा वेट कर लें, अब थोड़ी सुस्ती के दौर में जाएगा शेयर ये? अभिषेक जी, अभी जब सृष्टि ने हमें पेटीएम, जोमेटो और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में प्रश्न पूछा था, तो हमने ओला इलेक्ट्रिक में अगर आपने आईपीओ में निवेश किया या उसके बाद लिस्टिंग के बाद जब थोड़ा बहुत माहौल कुछ लिस्टिंग के दिन मेरे ख्याल से थोड़ा मायूसीजनक था, तब खरीदा हो, और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। अब 76 पर फ्लोर प्राइस था और उसी भाव पर शेयर दिए गए थे लोगों को आईपीओ में, और जो स्तर पर आ गया है करीबन 2 गुना हो चुका है अभिषेक, और 1,500 करोड़ का नुकसान है बैलेंस शीट पर। अगर आप बुनियादी तर्क पर आकलन करना जाएं और आंकड़ों को तोड़े, जिस स्तर पर भाव है शेयर का और जो नुकसान है बैलेंस शीट पर, तो मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का प्रयोग बिल्कुल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपका पुराना निवेश है, आईपीओ में लगे हैं, या फिर आईपीओ जब लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग वाले दिन अगर आपको मौका मिला था, उसी भाव के आसपास आपने निवेश किया होगा और नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। जहां तक प्रश्न है ये नई मोटरसाइकिल लॉन्च का और उसके दाम का, तो मेरे ख्याल से जो बुकिंग है उसके आंकड़े डिलीवरी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा था, आपने अभी भी देखा होगा, थार रॉक्स बड़ी संख्या में बुकिंग हुई है, लेकिन वो बुकिंग डिलीवरी में कितना परिवर्तन होती है ये देखना मेरे ख्याल से अनिवार्य है। तो दाम बहुत एग्रेसिव है, लेकिन काम भी देखना जरूरी है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये व्यू। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ओला की सेल्स वगैरह के फिगर जो भी हों, बट बाद में जो आफ्टर सेल जो सर्वे जो होती है ना, वो उसको लेकर बड़ा संतोषजनक रिस्पांस नहीं है। कुछ लोगों को मैं कमेंट्स भी देख रहा था सोशल मीडिया के जरिए, तो ये चीज़ देखने वाली ज़रूर होगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। आप बताइए सर, एक शेयर आप बताइए जहाँ पर निवेश कर लें। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है, तो रक्षक कौन होंगे पोर्टफोलियो के आपकी तरफ से, जरा ये बता दीजिए। एक शेयर बताइए सर। अभिषेक जी, शेयर बताने से पहले मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा, ईटी नाउ स्वदेश के दर्शक, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता आपके और आपके सहयोगी और मेरे मित्र डिम्पी आपके साथ है कि नहीं, लेकिन वो अभी कुछ चार्ट देख रहे थे। बिल्कुल है। और चार्ट के आधार पर तो नहीं, क्योंकि हम सक्षम नहीं है चार्ट के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन हाँ, बुनियादी तर्क के आधार पर एक स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये स्टॉक मौजूदा करीबन 1630-1640 के आसपास कामकाज कर रहा है, और जो थोड़ा बहुत चार्ट्स मुझे समझ में आता है, मेरे ख्याल से इस स्तर पर से अगर आप खरीदी खरीदारी करते हैं तो नीचे के तरफ के दायरे काफी कम दिखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में ये करीबन 5-6 बार इस स्तर पर पहुंच करके, यानी कि 1600-1630 के आसपास पहुंच करके ऊपर के तरफ के रुझान देता ही, और बुनियादी तर्क के आधार पर करीबन 2100 तक के लक्ष्यांक है। और हाल ही में इस कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक, जो कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, राज्य परिवहन निगम के तरफ से काफी अच्छा ऑर्डर मिला है, और निजी क्षेत्र कंपनियों के तरफ से भी इनके पास काफी कुछ अच्छे ऑर्डर आए हैं। तो ये स्टॉक बुनियादी तर्क के आधार पर भी अच्छा लगता है, नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित और 2100 के लक्ष्यांक। ठीक है, गौरांग सर, जो अभी आप 2100 के लेवल्स बता रहे हैं ना, बिल्कुल आ सकता है। जैसे आपने चार्ट वाली बात बोली ना, तो जैसे आप बोल रहे थे मैंने तुरंत वही चीज़ दिखाई, और आपने कहा कि हाँ इसी रेंज पे आके सपोर्ट लेता है। ये मैं प्रूव भी कर देता हूँ। ये देखिए, इससे पहले वाली ये आप बार देख पा रहे होंगे, मैं डेट भी बता देता हूँ, 3 जनवरी की है। 3 जनवरी को भी इसने इसी रेंज पे आके हिट किया, वापस से चल गया, और उसके बाद आज इसी फिर से 50 वाली लेवरेज को टेस्ट कर रहा है और फिर से चलने के लिए तैयार है। हालांकि ये एक, आप इसको कैसे भी समझ लीजिए, इत्तेफाक समझ लीजिए, इंटेलिजेंस समझ लीजिए, लेवल्स की भाषा समझ लीजिए, कैसे भी गौरांग सर ने आपको बताया, लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने जैसे कहना बैंग ऑन द हिट, बिल्कुल उसी जगह पे हिट किया जहां एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत थी कि वो पुल बैक आ सकता है। इलेक्ट्रा ग्रीन्स ये वीकली बेसिस पर चार्ट है, थोड़ा समय देना पड़ता है। शेयर अच्छा है,
शेयर बढ़िया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ काम करती है कंपनी। देखें तो एक और वन ऑफ द रिसेंटली लिस्टेड काउंटर गौरांग जी, वहाँ पे एक सडन स्पाइक आया है और वो कंपनी है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। इस पे गौरांग जी आपका क्या टेक है? क्योंकि देखिए जैसा कि हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे, ओला इलेक्ट्रिक पे देखिए 10% के अपर सर्किट पे काफ़ी रुझान बनता हुआ दिख रहा है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन स्पेसिफिकली कैसे आप इसको देख रहे हैं? फिलहाल ये काउंटर 17% की तेजी दिखा रहा है और बाजार खुलने के बाद ही एकाएक जो है इसमें स्पाइक है। डायरेक्टर साहब, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, इसका चार्ट एक बार लेकर आइए। देखिए, कंपनी को लेकर के ज्यादा बुनियादी तर्क के आधार पर तो चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक उभरती हुई कंपनी है सृष्टि जी, और मेरे ख्याल से नतीजे अगर जो भी घोषणाएं मैनेजमेंट ने आईपीओ के पहले, आईपीओ के पश्चात और कारोबार को लेकर के करी है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद उसी मापदंड पर या उससे बेहतर आंकड़े उभर करके आए। ये भी वास्तविकता है, पिछले कुछ समय में काफी कुछ ऊपर के तरफ के दायरे हमने यहाँ पर भी देखे हैं। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए सृष्टि जी। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। है जो कि निचले स्तरों से ऊपर आया है, इस पे हमने गौरांग जी से भी पहले टेक लिया हुआ था। फंडामेंटली उनको पसंद आती है और वो नाम है इंजीनियर्स इंडिया। एक बार इस पे शिवांगी आपसे राय लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक देखिए करेक्शन तो पूरे पीएसयू पैक में आया ही था, पर ये अपने सपोर्ट 220 के आसपास से फिर से रीबाउंड कर रहा है। 5% की ऑलरेडी तेजी है, पर क्या यहाँ पे एंट्री ले या अभी थोड़ा करेक्शन और देख सकता है ये काउंटर? सृष्टि, मेरा यह मानना है कि हमें स्टॉक्स जो है वो मोमेंटम वाले के साथ ही रहना चाहिए। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 5 हफ्तों से यहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है, पर सस्टेनेबल जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होगा वो रहेगा अगर स्टॉक का सेटअप अच्छा है, जो कि अभी नहीं लग रहा है इस स्टॉक के लिए। तो फिलहाल टेक्निकली तो थोड़ा सा अवॉइड करने की राय आ रही है, पर गौरांग सर, जितना मुझे याद है इस पे आपका पॉजिटिव ही नज़रिया था। तो इस करेक्शन के बाद क्या अब जो वैल्यूएशंस हैं वो और बेहतर दिख रहे हैं? इंजीनियर्स इंडिया पे आपका क्या टेक है? बर्दाश्त की दाद देनी पड़ेगी सृष्टि जी। पिछले हफ्ते ही हमने, मेरे ख्याल से स्वतंत्रता दिन के पहले 14 अगस्त को, हमारे मित्र और आपके सहयोगी अभिषेक जी के साथ एक शो किया था जहां पर राष्ट्रवादी शेयर्स के बारे में चर्चा की थी। और अगर मेरी याददाश्त सही है तो मेरे ख्याल से सर्वप्रथम श्रेणी पर हमने इंजीनियर्स इंडिया की बात की थी। देखिए, आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, कारोबार करते हैं, वो बात अलग है, और वो आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी क्षमता के हिसाब से आप करिए। और सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और अगर आप कारोबारी हैं, छोटी मध्यम अवधि में कामकाज करते हैं, तो वो जोखिम झेलने की क्षमता आपको, आपके पास 100 गुना होनी चाहिए, क्योंकि वो और भी ज्यादा जोखिम के ऊपर है। तो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास करीबन 8 भिन्न विभिन्न कारोबार है बैलेंस शीट के ऊपर। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिसैलिनेशन को लेकर के, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग को लेकर के, हाइड्रोकार्बन्स को लेकर के, पर्यावरण को बचाने के लिए कारोबार को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाइड्रोजन, जो एक नीति सरकार ने जमीनी स्तर पर लागू की है, और नतीजे भी काफी अच्छे आए। और चौतरफा नहीं, 8 तरफा योगदान बैलेंस शीट पर आता है इंजीनियर्स इंडिया का, क्योंकि इनका फैला हुआ कारोबार है। तो एक निवेश लायक रणनीति बनानी चाहिए, और अनुभवी लोग यही कहते हैं कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया शेयर बाजार में, ठीक है, कारोबार में आपने नफा नुकसान किया वो अलग है, लेकिन जब आपने शेयर बाजार में अच्छी कंपनियों में निवेश किया तो शेयर बाजार ने हमेशा आपको शाबाशी दी है और आपके निवेश के ऊपर अच्छा खासा मुनाफा भी दिया। ये मेरा अनुभव कहता है। इंडिया बिल्कुल शुक्रवार को रेकमेंड किया था गौरांग सर ने, EIL आपके लिए ये शेयर। लेकिन अच्छा, एक शेयर आप गौरांग सर चेक कीजिएगा, हिंदुस्तान जिंक का OFS आज रिटेल के लिए खुला है, लेकिन क्या OFS और क्या सेकेंडरी मार्केट का भाव दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो गए हैं, क्योंकि शेयर आज भी ये 5% कमजोर है। शुक्रवार को 10% टूटा था।
ओएफएस का भाव है 486 रुपए का, 453 रुपए पर 93 रुपए पर आपको ऐसे शेयर मिल रहा है अब। गौरांग सर क्या करें, ओएफएस में दाव लगाएं या फिर जिसको लेना हो अब यहां से उठा लें शेयर? 493 का है। और एक और चीज हम अक्सर देखते हैं कि ओएफएस जब भी डिस्काउंट पे आता है ना तो शेयर उसी प्रोपोर्शन में करेक्ट भी हो जाते हैं। तो क्या ये एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है कि उसी समय फिर एग्जिट मार लें शेयर से जब ओएफएस का भाव आ जाए और फिर से लोअर लेवल पे ले लें? ऐसा देखिए, ये कारोबारी दिमाग है, मेरे पास कारोबारी दिमाग है नहीं अभिषेक, तो मैं आपका ही प्रश्न का उत्तर इतने सरल से दे भी नहीं पाऊंगा और शायद हमारे दर्शक मित्र को मैं थोड़ा बहुत उलझन में भी डाल दूंगा। देखिए, दो चीज है अभिषेक जी। एक तो ये ओएफएस वगैरह आते हैं, जब बाजार में जो दाम चलते हैं उसके नीचे का ओएफएस आता है तो स्वाभाविक है बाजार के दाम उस स्तर पर एडजस्ट होना लाजमी है, और मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का भी एक उदाहरण है ये। दूसरी तरफ जब बायबैक आता है और ऊपर के तरफ के बायबैक आते हैं तो हमने देखा है शेयर उस तरीके से कामकाज करता है। तो मैं तो ये कहता हूं हमेशा कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया हो, सक्षम कंपनी, मजबूत मैनेजमेंट और निरंतर तिमाही दर तिमाही, छमाही, साल दर साल आपको नतीजे ला करके 15-20% का ऊपर का मुनाफा हर साल देती है, तो बायबैक में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तर्क के आधार पर ओएफएस अगर आता है, अगर कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, कुछ कारणों को लेकर के ओएफएस लेके आते, वेदांता का भी कुछ बड़ी हिस्सेदारी है जो यहाँ पर ऑफर करने जा रहे हैं, तो ये छोटी मध्यम अवधि के लिए परिस्थिति खड़ी होती है अभिषेक। ये सब पूर्ण होने के बाद, समाप्त होने के बाद फिर से अपने ही रंग रुगान और चाल में और मस्ती में चले आते हैं शेयर नतीजों के आधार पर वगैरह वगैरह। अनिवार्य होगा मेरे लिए डिस्क्लोजर देना कि हिंदुस्तान जिंक के ऊपर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक पर लंबी अवधि के